जय हिंद दोस्तों, मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों, हम सब क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, यानी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को दोस्तों हम सब पढ़ रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में और आज़ाद हिंद फौज के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही विस्तार रूप से पढ़ा था और देखा था दोस्तों कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने वहां तक की चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कुछ लाल मुकदमा से संबंधित जो फैक्ट रह गया था और जो संविधान सभा बना था दोस्तों, संविधान सभा के बारे में और सब चीज़ें जो होती है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बहुत ही विस्तार तरीके से पढ़ने वाले, बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो जो दोस्तों चैनल से अभी जुड़े होंगे वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को क्रम से देखेंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों, मॉडर्न इंडिया और इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजव्यवस्था दोनों की दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप वीडियो को एक क्रम से, एक सीक्वेंस से देखने की कोशिश करें, तभी आप दोस्तों चीज़ों को क्या कर पाएंगे, को रिलेट कर पाएंगे और चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या कर पाएंगे, इंटर लिंक कर पाएंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, हम आपको कंप्लीट पूरा हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और लगभग हम अपने समापन के करीब पहुंचने वाले, क्योंकि आप सब जान रहे हैं दोस्तों 1947 में देश हमारा आज़ाद हो जा रहा है और हमने लगभग 1944 तक की घटनाओं को पढ़ लिया है। आज हम लाल किला मुकदमा हुआ, कैबिनेट मिशन हुआ, इन सबसे संबंधित चीज़ों को देखने वाले कि किस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएंगे। और जो लोग दोस्तों नियमित क्लास को देख रहेंगे उससे क्या करेंगे दोस्तों, सिर्फ अपना रिवीजन करते रहेंगे और अपने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, अपने एग्जाम की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि आपका जब एग्जाम करीब आए तो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो अब आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को नोट डाउन भी करते चलेंगे। अब हम देखने वाले दोस्तों लाल किला मुकदमा के बारे में, कि देखते हैं कि लाल किला मुकदमा क्या था और या इससे किस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं लाल किला मुकदमा से रिलेके। तो हम उसको अब देखने वाले दोस्तों, तो अब आप बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं जो लाल किला मुकदमा हुआ था वह नवंबर 1945 में हुआ था, यानी नवंबर 1945 में दोस्तों क्या होता है, लाल किला मुकदमा होता है। अब इस लाल किला मुकदमे में दोस्तों पूछा जाता है आपसे कि किस किस को अभियुक्त बनाया गया था इस लाल किला मुकदमे में। तो देखिए कौन कौन शामिल थे दोस्तों, एक थे राशिद अली, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और शाहनवाज, जिसमें राशिद अली को दोस्तों केवल 7 वर्ष का कारावास दिया गया था। बाकी 3 लोगों को दोस्तों आजीवन निर्वासन का दोस्तों क्या दिया गया था, या आजीवन कारावास का क्या दिया गया था दोस्तों, सजा दिया गया था। तो आप सबसे पहले यही याद रखेंगे दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के बाद ये सब घटनाएं होती हैं, लाल किला मुकदमा आप सबने पिछले वीडियो में पढ़ा। तो जो दोस्तों नहीं देखे होंगे दोस्तों पिछले वीडियो, तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि आप पहले पिछला वीडियो देखेंगे, तभी आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए जो लाल किला मुकदमा दोस्तों हुआ था, कब हुआ था, सबसे पहले आप यही याद रखेंगे कि कब हुआ था दोस्तों, नवंबर 1945 में हुआ था, यानी नवंबर 1945 में होता। अब इस लाल किला मुकदमा में दोस्तों किन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सारे नाम याद रखेंगे। देखिए एक थे दोस्तों राशिद अली, एक थे प्रेम सहगल, एक थे दोस्तों गुरबख्श सिंह ढिल्लन और एक थे शाहनवाज। तो इसमें से जो दोस्तों राशिद अली थे, यानी जो पहले थे, उनको क्या था, उनको सिर्फ 7 वर्ष का कारावास दिया गया था, यानी उनको सिर्फ 7 वर्ष की ही सजा सुनाई गई थी। बाकी जो 3 नाम और मिल रहा है दोस्तों, देख रहे हैं, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और शाहनवाज, इन तीनों को दोस्तों क्या दिया गया था, आजीवन निर्वासन या आजीवन कारावास का दोस्तों क्या किया गया था, सजा दिया गया था। तो उम्मीद है लाल किला मुकदमा से आप ये फैक्ट आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल किला मुकदमा कब हुआ था या इससे संबंधित कौन से व्यक्ति थे निम्नलिखित में से। तो आप इनको ही अच्छे से याद रखेंगे। अब आप देखेंगे दोस्तों एक कमेटी बनी थी, इसी कमेटी को बोल दिया जाता है इन्हीं को बचाने के लिए। उस कमेटी का नाम क्या था, आजाद हिंद फौज बचाओ समिति। अब इस कमेटी का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो किया था भूलाबाई देसाई ने। इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, तो तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू। यानी आप याद रखेंगे सबसे पहले कि लाल किला मुकदमा कब हुआ था, लाल किला मुकदमा में किसको किसको सजा दिया गया था। इस लाल किला मुकदमा के बाद ही दोस्तों क्या होता है, एक आजाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया जाता है, यानी आजाद हिंद फौज बचाओ कमेटी का गठन किया गया था। जो दोस्तों ये जो लाल किला मुकदमा चलाया गया था, इन्हीं सभी को बचाने के लिए दोस्तों क्या होता है, एक आजाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया जाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि इस आजाद हिंद फौज समिति का दोस्तों नेतृत्व किसने किया था, तो आप याद रखेंगे दोस्तों नेतृत्व किया था किसने, वह किया था भूलाभाई देसाई ने दोस्तों इस आजाद हिंद फौज बचाओ समिति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और इसमें और कौन कौन सदस्य थे दोस्तों, आपसे यह भी एग्जाम में बहुत कई बार पूछा गया कि और इसमें कौन कौन से शामिल थे। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, एक थे तेज बहादुर सप्रू, एक थे कैलाश नाथ काटजू,
एक थे दोस्तों आसफ अली और एक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। यानी ये जो आजाद हिंद फौज बचाओ समिति था दोस्तों, इसके नेतृत्वकर्ता भूलाबाई देसाई थे। बाकी 4 लोग दोस्तों क्या थे, इसके सदस्य थे। वो 4 कौन कौन थे, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कारजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू। तो यह 4 दोस्तों इस बचाव समिति के जो क्या थे, आजाद हिंद फौज बचाओ समिति के सदस्य थे। अब एक फैक्ट और यहां दिया गया, आप उसको भी देख लीजिए कि इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए याद रखिएगा दोस्तों, देखिए यहां दिया गया है कि कमांडर इन चीफ आचिन लेक ने दोस्तों क्या किया, अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए लाल किला मुकदमे की सजा को माफ कर दिया था। यानी आप याद रखेंगे, एक व्यक्ति था, एक अंग्रेज था, आचिन लेक। अब आचिन लेक कौन था दोस्तों, कमांडर इन चीफ था। यानी जो सेना थी दोस्तों, ब्रिटिश सेना थी, उस ब्रिटिश सेना का दोस्तों क्या था, आचिन लेक कमांडर इन चीफ था। तो आप इसका सबसे पहले नाम याद रखेंगे, कौन था, आचिन लेक एक ब्रिटिश था दोस्तों, जो कमांडर इन चीफ था ब्रिटिश सेना का। तो आचिन लेक ने क्या किया दोस्तों, अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते इसने क्या किया, इस लाल किले मुकदमे की सजा को माफ कर दिया। यानी आपने देखा ना, जो लाल किला मुकदमा हुआ था, इसमें राशिद अली, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढललन और शाहनवाज, इनको दोस्तों इन पर मुकदमा चलाया गया था, इन्हीं को सजा दिया गया था। उसके बाद दोस्तों एक बचाव समिति का गठन किया जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब इतने सारे प्रेशर क्रिएट हो जाते हैं इन लोगों को छुड़ाने के लिए, अलग अलग जगहों पर दोस्तों मूवमेंट चलने लगता है, तो उस समय जो कमांडर इन चीफ रहता है दोस्तों, वह क्या करता है, वो आचिन लेक ने क्या किया, अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके, मतलब उसके पास स्पेशल राइट है कि वह सजा को माफ कर सकता है। जैसे आज आप देख रहे हैं ना कि सजा को माफ करने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति होते हैं, राज्यों में राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं। उसी तरह दोस्तों आचिन लेक को यह प्रावधान मिला था, यह विशेषाधिकार था। उसने क्या किया, इस लाल किले की मुकदमे की जो सजा थी, यानी इन 4 लोगों को दोस्तों क्या कर दिया, माफ कर दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह लाल किला मुकदमा भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और आजाद हिंद फौज बचाओ समिति भी अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि दोस्तों इससे हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही गया है। और ये सारे फैक्ट दोस्तों क्या होता है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और इनसे अक्सर क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। तो आप सब बहुत ध्यान से दोस्तों इसको सुना करिए, बहुत अच्छे से चीजों को नोट डाउन भी करते चले, ताकि आपसे एग्जाम में गलती ना हो। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ जो वीडियो लेक्चर है यह लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल एग्जाम, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आप चाहे रेलवे की क्वेश्चन कर रहे हो, पेपर तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या दोस्तों आप वनडे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूपी पीसीएस या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसको आरओ बोला जाता है, या आप टेट सीटेट यानी टीचिंग से रिलेटेड, यानी जहां भी दोस्तों इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप सब जानते हैं दोस्तों, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये हिस्ट्री हुआ, इंडियन पॉलिटी हुआ, ये सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हिस्ट्री जानते हैं दोस्तों, हिस्ट्री जो होता है लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सब दोस्तों बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखें, बहुत ही दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यह लाभदायक होगा। और वीडियो को दोस्तों क्या करते रहे, आप शेयर भी करते रहें। अब उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन हुआ आया था 1946 में, उस कैबिनेट मिशन से दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम देखेंगे वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यही याद रखेंगे दोस्तों, कैबिनेट मिशन कब आया था, यह आया था दोस्तों 1946 में, यानी 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। अब पूछा जाता दोस्तों, यह कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो आप याद रखेंगे 24 मार्च 1946 को। तो आप सबसे पहले यही याद रखेंगे दोस्तों कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था, तो देख रहे हैं अपना 1946 में, यानी 1946 में दोस्तों क्या होता है, कैबिनेट मिशन का गठन होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, यह कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, यानी इसका भारत आगमन पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों 1946 में आया था, लेकिन 24 मार्च 1946 को। तो यहां दोस्तों क्या होता है, यहां डेट भी इंपॉर्टेंट है कि कब आया था और ईयर भी याद है। तो अगर कैबिनेट मिशन के बारे में पूछा जाए तो आप याद रखेंगे 1946 और 24 मार्च, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन सीधे आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं इस तरह से। अब हम देखते हैं दोस्तों, इस कैबिनेट मिशन के शिष्टमंडल कौन थे और अध्यक्ष का मतलब, यह जो शिष्टमंडल बना था, सिंपल सा आप यह जानिए कि इस कैबिनेट मिशन में कितने लोग शामिल थे, कौन इसका अध्यक्ष था, कौन इसका सदस्य था। तो आप 3 व्यक्तियों का नाम दोस्तों इसमें अच्छे से याद रखेंगे कैबिनेट मिशन से संबंधित, क्योंकि इससे दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें दोस्तों 1946 के कैबिनेट मिशन की, तो आप 3 नाम सबसे पहले याद रखेंगे। इसमें कौन कौन शामिल था दोस्तों, एक था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एक था दोस्तों स्टैफर्ड क्रिप्स और एक था एवी अलेक्जेंडर। तो सबसे पहले आप यही 3 नाम याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस या कौन था दोस्तों, या इस कैबिनेट मिशन का क्या था, अध्यक्ष था, और स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर क्या था दोस्तों, सदस्य था। तो आप 3 नाम याद रखेंगे दोस्तों, कौन कौन, एक नाम आप याद रखेंगे दोस्तों लॉर्ड पैथिक लॉरेंस,
एक नाम याद रखेंगे दोस्तों आप स्टैफर्ड क्रिप्स, और एक नाम आप याद रखेंगे दोस्तों एवी अलेक्जेंडर। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, उस कैबिनेट मिशन का दोस्तों अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष आप बताएंगे कौन था दोस्तों, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इस 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था, इस कैबिनेट मिशन का दोस्तों सदस्य कौन था, तो सदस्य दो व्यक्ति था दोस्तों, एक था स्टैफर्ड क्रिप्स और एक था एवी अलेक्जेंडर। तो यह भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे और भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि यह लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एक तो अध्यक्ष था इस कैबिनेट मिशन का, और यह क्या था दोस्तों, यह भारत मंत्री के पद पर था। और जो स्टैफर्ड क्रिप्स था दोस्तों वह बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था, और एवी अलेक्जेंडर कौन था दोस्तों, यह नौसेना मंत्री था। तो हम तीनों नाम के बारे में बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूजन वाले में दे दिया जाता है। क्योंकि यहां दे दिया जाएगा दोस्तों, क्या पूछ लिया जाएगा, जो कैबिनेट मिशन में शामिल 3 व्यक्ति थे जिनमें से एक अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे, तो उसमें से दोस्तों कौन नौसेना मंत्री था। तो अब आप याद रखेंगे दोस्तों नौसेना मंत्री कौन था, वह था एवी अलेक्जेंडर। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इस कैबिनेट मिशन में बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष कौन था, तो आप बताएंगे दोस्तों बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष कौन था, वह था स्टैफर्ड क्रिप्स। अगर आपसे पूछा जाए इस कैबिनेट मिशन का दोस्तों भारत मंत्री कौन था, तो भारत मंत्री कौन था दोस्तों, वह लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो देखिए दोस्तों हम आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों बहुत ध्यान से और बहुत ही अच्छे से सुनने भी वीडियो को, और बहुत अच्छे से अपने नोट्स को भी बनाते रहें, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो आपको यह चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं दोस्तों यही कैबिनेट मिशन जो आए थे 1946 में, ने सुझाव क्या दिया, यानी इसमें इसने क्या बातें की। इसने दोस्तों त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया। और इसमें दोस्तों इसमें क्या मुख्य बिंदु थे, इसने क्या कहा दोस्तों, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग की दोस्तों इसने अस्वीकार कर दिया, और भारत एक संघ होगा और संविधान सभा का गठन किया जाएगा। आप इसको इस रूप में समझिए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए जो यह 1946 में कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों, इस कैबिनेट मिशन ने सुझाव क्या दिया था, तो सुझाव ने दिया था दोस्तों त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की, यानी 3 टायर शासन व्यवस्था। आप इससे इस तरह से समझिए, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का मतलब 3 टायर शासन व्यवस्था की दोस्तों इसने बात की थी। और क्या इसमें दोस्तों इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, इस कैबिनेट मिशन के दोस्तों और प्रमुख बिंदु क्या थे, या इसमें और क्या क्या चीजें शामिल की गई थी। तो आप याद रखेंगे दोस्तों इसमें सबसे पहले मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, और तब भी लोगों से दोस्तों गलती हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो 1946 का कैबिनेट मिशन आया था, तो इस कैबिनेट मिशन में अगर पूछा जाए आपसे कि इसने मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी उसको इसने क्या किया था, स्वीकार किया था कि अस्वीकृत किया था, तो आप याद रखेंगे दोस्तों अस्वीकृत कर दिया था। तो आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे दोस्तों कि जो 1946 का कैबिनेट मिशन आता है दोस्तों, इस 1946 का कैबिनेट मिशन ने क्या किया था दोस्तों, मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान की मांग की थी दोस्तों, अलग से एक पाकिस्तान का निर्माण किया जाए, उस मांग को दोस्तों इस कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया था। यानी कैबिनेट मिशन ने दोस्तों मुस्लिम लीग की अलग से पाकिस्तान की मांग को नहीं माना था। तो आप यहां ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, इसने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, यानी खारिज कर दिया था। और इसने क्या कहा था दोस्तों, और इस कैबिनेट मिशन इसने कहा था कि भारत एक संघ होगा, यानी भारत को दोस्तों इसने एक संघ बनाने की बात की, मतलब इसने कहा कि भारत एक संघ होगा। और क्या कहा दोस्तों कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा, जिससे क्या होगा दोस्तों भारत का संविधान बनाया जाएगा। तो आप इसके पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि जो 1946 का कैबिनेट मिशन आया था, उस 1946 के कैबिनेट मिशन के मुख्य बिंदु क्या थे दोस्तों, मुस्लिम लीग की मांग को इसने अस्वीकार कर दिया, भारत एक संघ हो गया, इसने यह एक बात की, और इसने क्या कहा, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा। और इसने दोस्तों त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की सुझाव दी। और क्या दोस्तों एक फैक्ट इससे पूछा जाता है, वो देखिए गांधी जी दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, यह जो कैबिनेट मिशन योजना आया था 1946 का, यानी गांधी जी दोस्तों इस मिशन के पक्ष में थे, मतलब इसके जो सुझाव थे, यानी सुझाव एक, क्योंकि यही चीजें दोस्तों हम आगे भी लागू किए हैं। आप देख रहे हैं कि भारत एक संघ ही है और संविधान सभा का गठन करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि दोस्त भारत का एक संविधान होना चाहिए था। तो कैबिनेट मिशन की दोस्तों इस मांग को गांधी जी ने क्या किया था, इस मांग के वह मतलब पक्ष में थे, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा इस तरह की बातें नहीं की गई थी जिससे मतलब भारत देश को नुकसान हो।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था, इस कैबिनेट मिशन के बारे में भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और या किस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, इधर जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे वह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते रहते हैं और हम भी आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ देखिए, आपको वही पढ़ाया जा रहा है दोस्तों जहां से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि मैं चाहूं तो दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा सकता हूं, बहुत सारी कहानियां सुना सकता हूं, लेकिन आप भी जानते हैं दोस्तों यह आपके लिए लाभदायक नहीं, क्योंकि आपको एटलीस्ट सेलेक्ट होना है। तो दोस्तों आपको वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जिनसे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सब दोस्तों बहुत ही ध्यान से वीडियो को इसलिए देखते रहें और बहुत ही ध्यान से दोस्तों वीडियो को सुनते भी रहें। अब हम देखने वाले दोस्तों इस संविधान सभा के बारे में, क्योंकि आप सब ने देखा दोस्तों कि एक संविधान सभा के गठन की बात कहां की गई थी, 1946 के कैबिनेट मिशन में दोस्तों एक संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। अब हम देखने वाले इस संविधान सभा से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसको भी देखिए। तो आप सब जानते हैं दोस्तों संविधान सभा का एक जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, एक जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था, इन दोनों से भरपूर मात्रा में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले आप यही याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के गठन की बात कहां की गई, तो आपने ऊपर देखा दोस्तों 1946 का जो कैबिनेट मिशन आता है, उस 1946 के कैबिनेट मिशन में दोस्तों एक संविधान सभा के गठन की बातें की गई थी। अब हम देखते हैं दोस्तों जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, वो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को उसका प्रथम अधिवेशन होता है। और इस प्रथम अधिवेशन के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, यानी फर्स्ट सेशन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। तो आप यहां डेट नहीं भूलेंगे दोस्तों, 9 दिसंबर 1946, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन होता है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 में। और इस संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखेंगे दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी प्रथम अधिवेशन का दोस्तों कोई अस्थायी अध्यक्ष या नहीं थे, मतलब अस्थायी अध्यक्ष, यानी परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे। तो अगर आपसे पूछा जाए 1946 का जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उस प्रथम अधिवेशन के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यानी नॉन परमानेंट हेड कौन थे दोस्तों, तो वह कौन थे, वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब हम देखते हैं दोस्तों संविधान सभा का जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था, और द्वितीय अधिवेशन कब होता है, तो वह होता है दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को। कहां पर होता है, दिल्ली में। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप इसको इस तरह से याद रखेंगे दोस्तों, प्रथम अधिवेशन के ही दूसरे, तो दोस्तों सिर्फ से आप प्रथम अधिवेशन दूसरा अधिवेशन, तो दूसरे में भी 2 है, तो यानी प्रथम अधिवेशन के 2 दिन बाद ही दोस्तों दूसरा अधिवेशन होता है, यानी 11 दिसंबर 1946 को होता है। तो यानी पहला अधिवेशन कब होता है दोस्तों संविधान सभा का, वह होता है 9 दिसंबर 1946 को। उसी के 2 दिन बाद दोस्तों जो इसका दूसरा अधिवेशन होता है 11 दिसंबर 1946 को। तो उम्मीद है आपको याद भी करना आसान है, क्योंकि दूसरा में दूसरा ऐसे भी है और 2 साल बाद, 2 दिन बाद होता है दोस्तों। तो एक होता है 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम अधिवेशन होता है, और जो दूसरा अधिवेशन होता है दोस्तों कब होता है, 11 दिसंबर 1946 को। और यह अधिवेशन कहां होता है दोस्तों, दिल्ली में। अब इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखेंगे दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यानी हम दोनों के दोनों ही याद रखेंगे आप। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम अधिवेशन के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि द्वितीय अधिवेशन के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप दोनों के दोनों नाम ही याद रखेंगे दोस्तों, एक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा होता है 11 दिसंबर 1946 को। पहले के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरे के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप दोस्तों इस संविधान सभा के बारे में जो बेसिक फैक्ट है, इस बेसिक फैक्ट को दोस्तों आप याद रखेंगे, क्योंकि आप दोस्तों अगर बैक ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो देखेंगे आपसे इससे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। इसलिए आपसे दोस्तों मैं बार बार कहता रहता हूं कि आप जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप पहली बात उसका सिलेबस भी रखे रहे अपने पास, और उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है दोस्तों, जो बैक ईयर क्वेश्चन पेपर होता है वह भी आप साथ रखा करिए। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों आपका जो सिलेबस होता है वो सिलेबस यह बताता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी कौन कौन से टॉपिक्स से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यह बता देता है कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनसे हर बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए आप सिलेबस और बैक ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस पेपर कभी भी मत भूलिए। तैयारी के लिए समझिए दोस्तों यह रामबाण है, क्योंकि आप सबको जानते हैं दोस्तों सिलेक्शन लेना, तो सिलेक्शन लेने के लिए दोस्तों आप सबको इतना मेहनत तो
करना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं दोस्तों संविधान सभा से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्या फैक्ट हैं, उनको हम देख लेते हैं कि क्या क्या और इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो देखिए देखेंगे दोस्तों, यहाँ थोड़ा कम क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन आप कोई टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको यहाँ थोड़ा अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए इसकी स्कैनिंग अच्छी नहीं हुई थी दोस्तों, तो थोड़ा क्लियरिटी कम है, तो आप देखिए आप समझ लीजिएगा। संविधान सभा के गठन से पूर्व की कुछ गतिविधियां ऐसी थी दोस्तों, उन गतिविधियों के बारे में हम देखते हैं कि उन गतिविधियों से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक था स्वराज विधेयक, वह कब आया था दोस्तों? 1895 ईस्वी में आया था स्वराज विधेयक। उसके बाद क्या होता है? संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन इसमें दिया गया दोस्तों, और बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया। तो आपको मैं यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूँ। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि स्वराज विधेयक कब आया था, तो 1895 में आया था, यानी 1895 में दोस्तों क्या होता है? स्वराज विधेयक आता है। अब इस स्वराज विधेयक की अगर हम बात करें दोस्तों, इस स्वराज विधेयक में देखा जाए अगर दोस्तों, तो संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन मिलता है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने की बात की गई थी, अभी आपने देखा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना में, और एक संविधान सभा का गठन भी किया जाता है। तो इस संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिद्धांत है दोस्तों, इस सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम दर्शन का मतलब सबसे पहले अगर देखा जाता है दोस्तों, कहां देखा गया है? इसी स्वराज विधेयक में देखा गया है, जो 1895 में आया था। यह स्वराज विधेयक दोस्तों किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो यह तैयार किया गया दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, यह जो स्वराज विधेयक था, यह स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। इसी में दोस्तों संविधान सभा के सिद्धांत के बारे में सबसे पहले देखा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या फैक्ट दिया गया। आप देखिए इसके बाद क्या फैक्ट दिया गया। देखिए इसके बाद जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी, देखिए दोस्तों महात्मा गांधी 20वीं सदी में सर्वप्रथम क्या संकेत देते हैं? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। यानी ये आप यहां भी आपने देखा दोस्तों कि एक संविधान सभा के सिद्धांत के बारे में बात की गई। 20वीं सदी का मतलब होता है दोस्तों यही 20वीं सदी जब हमारी आज़ादी का मूवमेंट चल रहा था। 20वीं सदी में क्या होता है दोस्तों? 20वीं सदी का मतलब होता है दोस्तों, आप सब याद रखेंगे 1901 से लेकर वही जो 2000 तक का जो दौर पूरा चल रहा था दोस्तों, यानी जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन एकदम पीक पे चल रहा था। तो 20वीं सदी में महात्मा गांधी जी ने ही दोस्तों सबसे पहले संकेत दिया था कि जो भारतीय संविधान होगा वह भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। मतलब गांधी जी का यह कहना था दोस्तों कि जो भारतीय संविधान बनेगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। का मतलब होता दोस्तों कि जो भारतीय संविधान होगा उसमें अंग्रेजों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हम भारतीय दोस्तों अपने संविधान को खुद बनाएंगे, क्योंकि हमें अपने देश में आजादी लानी है और हमें अपने देश में दोस्तों अपने ही लोगों के द्वारा चुनी हुई व्यक्तियों के माध्यम से शासन व्यवस्था को चलाना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, या स्टेटमेंट किसका था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, तो स्टेटमेंट किसका था दोस्तों? महात्मा गांधी जी का था। तो आप दोस्तों यह भी फैक्ट याद रखेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए अब हम बात करते हैं दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी के बारे में। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार के सम्मुख यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने दोस्तों संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्माण की मांग किसने किया था दोस्तों 1924 में? क्या कितने किया था दोस्तों? वास्तव किया था मोतीलाल नेहरू ने। आप सब जानते हैं दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी कौन थे? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के दोस्तों क्या थे? पिता थे। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों क्वेश्चन कि ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग वर्ष 1924 के आसपास किसने किया था? तो वह किया था दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी ने। तो आप दोस्तों इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अब इधर देखेंगे दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों एम.एन. राय के बारे में, तो एम.एन. राय दोस्तों कौन थे? ये औपचारिक रूप से दोस्तों संविधान सभा के विचार के प्रतिपादक थे। और जवाहरलाल नेहरू कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के विचार को उन्होंने मूर्त रूप दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए एम.एन. राय क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो देखिए यहां बात की जा रही एम.एन. राय की। देखिए एम.एन. राय ही दोस्तों वह व्यक्ति थे जिन्होंने औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियली संविधान सभा के विचार के दोस्तों या क्या थे? प्रतिपादक थे। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों औपचारिक रूप से जो संविधान सभा है यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो विचार आया था, इस विचार के दोस्तों औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियली प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो आते हैं दोस्तों एम.एन. राय। तो एम.एन. राय के दोस्तों आप नाम बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसी संविधान सभा के दोस्तों के विचार को दोस्तों मूर्त रूप किसने दे दिया था? तो मूर्त रूप दिया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, आपने यहां संविधान सभा के बारे में आप देख रहे हैं ना, यहां से
एक सीक्वेंस से चला आ रहा है कि संविधान सभा के बारे में किन किन व्यक्तियों ने क्या क्या बातें की हैं। और हम देखते हैं दोस्तों कि और क्या क्या इससे बातें की गई, क्योंकि इस सब से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, देखिए क्या होता है दोस्तों, फैजपुर में दोस्तों कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है दिसंबर 1936 में। इसमें दोस्तों क्या हुआ है, संविधान के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, कांग्रेस का सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन कब होता है, तो फैजपुर अधिवेशन होता है दोस्तों दिसंबर 1936 में, यानी दिसंबर दोस्तों 1936 में क्या होता है, कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन होता है। इस फैजपुर अधिवेशन में क्या होता है दोस्तों, संविधान के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए संविधान के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या कहां की गई थी दोस्तों, तो कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन होता है दोस्तों 1936 में यानी 1936 में, वहां पर दोस्तों क्या होता है, संविधान के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई थी। और देखते हैं दोस्तों इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अब बात करते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत ही संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। तो आपने यह दोस्तों ऊपर पढ़ लिया है। तो आप दोस्तों ये सारे फैक्ट जो अभी आपको बताया गया, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट होकर पूछा गया। तो देखिए एक बार मैं इसको बहुत आसानी से क्विक रिविजन आपका करा दे रहा हूं। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, स्वराज विधेयक कब आया था, तो आया था 1895 में दोस्तों। और स्वराज विधेयक में क्या होता है दोस्तों, संविधान सभा के सिद्धांत सर्वप्रथम इसमें दर्शन देखने को मिलता है। और इस स्वराज विधेयक को किसने तैयार किया था दोस्तों, किसके निर्देशन में, तो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक स्टेटमेंट मिलता है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा दोस्तों। तो यह स्टेटमेंट किसका था, यह स्टेटमेंट जो रहता है दोस्तों वह महात्मा गांधी जी का था। उसके बाद दोस्तों और क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो देखिए क्या होता है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग किसने किया था वर्ष 1924 में दोस्तों, 1924 में, तो वह किया था दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। और अगर आपसे यह पूछा जाए दोस्तों कि औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियली रूप से दोस्तों संविधान सभा के विचार के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों, औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार के प्रतिपादक कौन थे, तो वह थे दोस्तों एम.एन. रॉय थे। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया दोस्तों, उन्होंने क्या किया दोस्तों, संविधान सभा के विचार को एक मूर्त रूप दे दिया, मतलब एक बड़े लेवल पे दोस्तों इसको प्रचारित किया। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन कब होता है, तो फैजपुर अधिवेशन कब होता है दोस्तों, 1936 में होता है, यानी 1936 में होता है। और इस 1936 के अधिवेशन में क्या होता है दोस्तों, संविधान का अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। मतलब क्या कहा गया दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन से यानी जो संविधान बनाया जा रहा है उस संविधान के दोस्तों मतलब इसका मतलब क्या होता है, इससे कैसे हमको लाभ मिलेगा, इसके फायदे क्या हैं, इसके बारे में दोस्तों समझाया गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे फैक्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे जो आज आपको पढ़ाया गया है, क्योंकि आप सब देख रहे हैं दोस्तों आपको कैबिनेट मिशन योजना के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया और इस संविधान सभा के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से बताया गया कि किस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सब दोस्तों वीडियो को पुनः एक दो बार देखने की कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छे से चीजों को नोट डाउन करते रहेंगे और इसी तरह से दोस्तों आप सब क्या करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों ये सारे फैक्ट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता। तो चलते चलते दोस्तों आप सबसे बस एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है वह है स्टडी विथ रामा। आप दोस्तों क्या कर लेंगे, इस स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेटिव में दोस्तों जो भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो दोस्तों, उन तक वीडियो को आप शेयर कर देंगे ताकि दोस्तों उनकी भी तैयारी को मजबूती मिलता रहे दोस्तों और वह भी दोस्तों अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से दोस्तों उनको पढ़ाई करते रहना चाहिए। तो आप सब दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। बाकी अगर आपके कोई सुझाव रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे। बाकी आपको जो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगा हम आपको वहीं से चीजें फिर से स्टार्ट करेंगे जहां आपको छोड़ा जा रहा है दोस्तों। तो आप बहुत बहुत ध्यान से वीडियो को देखें, बहुत अच्छे से वीडियो को सुनने की भी कोशिश करें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।